बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स एमर्जेंस एज वन ऑफ द वर्ल्ड पावर। इसका जो टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास वो 1870 टू 1916 है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो असल में शुरू हुआ था ब्रिटेन से, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो सेकंड फेज होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होता है, जो 1870 से 1916 तक रहता है। ऑब्वियसली इसके बाद भी काफी सारी इन्वेंशंस होती रहती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिलता रहता है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट एरा है। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे जो गैजेट्स वगैरह हैं, मोबाइल फोन है आपके पास, टच मोबाइल है, ये सब इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक तोहफा है हमारे लिए। तो जो सेकंड फेज था ये मेनली लीड किया था अमेरिका एंड जर्मनी ने। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयरन और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट होती है। पहले जो है वो कपड़ा वगैरह हाथ से बनाया जाता था, लोहे को पिघलाने के लिए उसको भट्टी वगैरह में डाला जाता था, उसको गर्म किया जाता था। लेकिन अब ऐसी मशीन्स बना दी गई थी जिनकी की मदद से हम आयरन को भी मोल्ड कर सकते थे और कपड़ा बनाने के लिए भी काफी आसानी पैदा हो गई थी। वो आगे हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सी इन्वेंशंस थी जिन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में और आयरन इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया था। उसके अलावा स्टीम इंजन की जो डेवलपमेंट होती है उसने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो था वो पहले एज सच नहीं था, लेकिन अब बाकायदा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था बैंकिंग का कि बैंक्स वगैरह ने किस तरह से परफॉर्म करना है, कैसे ट्रांजेक्शन करनी है, इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से डिफाइन करने हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन जो था वो पहले जो है ना वो लेटर वगैरह भेजे जाते थे, लेटर्स पोस्ट किए जाते थे। अभी टेलीग्राफ आ गया था, टेलीफोन आ गया था, तो काफी तरक्की हो गई थी। इन तमाम चीजों के आने से एक तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आई और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंप्रूवमेंट आई। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? अब देखें, पहले जब कभी अगर आपको कुछ मीठा खाना होता है, कुछ मीठा पीना होता तो चीनी अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास शुगर नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जो शुगर केन से मोलेसिस बनता है उस मोलेसिस को एज अ शुगर यूज किया करते थे। लेकिन अब शुगर केन के अंदर रेक्टिफिकेशन करके उससे शुगर निकाल ली गई थी। ये होती है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी प्रोडक्ट को आप वैल्यू दे देते हो। अब जो गन्ना है, हमारे पास शुगर केन है, उसकी इतनी ज्यादा प्राइस होती नहीं है जितनी ज्यादा चीनी की होती है। तो इसी तरह से फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, लोगों के लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाता है काफी हद तक। आयरन ओर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो खाम हालत में जो लोहा होता है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। आयरन को काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा था, काफी अप्लायंसेस वगैरह आयरन से बनाए जाने लगे थे। आज दिन तक हम देखते हैं कि हमारे पास इवन दो जो छोटे से छोटा गैजेट भी होगा या हमारे पास एक छोटी सी सुई भी होगी तो उसके अंदर भी आयरन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अगर आप अपना मोबाइल फोन देखें तो उसके अंदर भी आयरन का यूज हुआ होता है। अब इन तमाम चीजों से ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ था बल्कि एक पॉलिटिकली स्टेबल सोसाइटी हमें मिल गई थी, क्योंकि अब साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह के लिए रास्ता साफ हो गया था। लोगों ने अपने राइट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, लोगों को ये पता चलने लग गया था कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन कैसे होती है, किस तरह से एक आम आदमी गवर्नमेंट को रन करता है। तो इस तरह से पॉलिटिकली स्टेबल हो गई थी सोसाइटी। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास होती थी वो कॉलोनियल रिसोर्सेज ही हुआ करती थी। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अमेरिका के अंदर जो लोग आए, कॉलोनाइजर्स आए, वो सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह थी। उन्हीं रिसोर्सेज के चक्कर में लोग सारी दुनिया से अमेरिका आए, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज से, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से इम्पीटस थे जिन्होंने पुश किया यूएसए को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले एम्बार्गो एक्ट हमारे पास हुआ है 1807 में, जो कि जेफरसन ने लगाया था। इससे यूएसए की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था और यूएसए को एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत थी। उसके लिए उसको जो उसकी बेसिस थी, जो कि एग्रीकल्चर था, उससे शिफ्ट करना था।
इंडस्ट्रीज की तरफ जाना था ताकि वो अपने अप्लायंसेस बना सके, अपनी चीजें बना सके और दुनिया को अपनी चीजें बेच सके। इससे पहले अमेरिका ब्रिटिश से फिनिश्ड गुड्स लिया करता था, ब्रिटिश से काफी चीजें खरीदा करता था। फिर बाद में आप लोगों को पता है वॉर ऑफ 1812 होती है। इस वॉर के अंदर एक चीजा पीक इंसिडेंट होता है जहां पर अमेरिका की जो शिप्स होती हैं उनको सीज कर लिया जाता है। तो अब अमेरिका को एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि वो जो यूरोपियन पावर्स हैं उनकी वजह से सप्रेस होता रहे, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन पावर्स का ही होल्ड था दुनिया के ऊपर। दुनिया की काफी सारी जगहों पर या तो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी या फ्रांस की कॉलोनीज थी। तो अमेरिका को बाहर के कॉन्टिनेंट्स वगैरह से रिलेशन बनाने में काफी दिक्कत पेश आती थी। इसी वजह से अमेरिका ने ये सोचा कि हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम बेटर बनाएंगे। फिर जो सिविल वॉर होती है हमारे पास, जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की है, अगर आपने मेरी सिविल वॉर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ऊपर आई के बटन पे भी क्लिक करके आप लोग सिविल वॉर के ऊपर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो सिविल वॉर ने डिमांड्स क्रिएट की इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि सिविल वॉर के अंदर काफी नुकसान हुआ, लोगों के स्लेव्स भी चले गए, एग्रीकल्चर को काफी नुकसान हुआ जो कि यूएसए की बैकबोन तस्वुर की जाती थी। और आप लोगों को पता है कि शुरू दिन से एक फड्डा भी था नॉर्थर्न एंड साउथर्न कॉलोनीज के बीच में कि भाई एग्रीकल्चर को हम मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी बनाएं या इंडस्ट्रीज को। तो लाजमी सी बात है नॉर्थर्न जो थे वो वॉर जीत गए थे सिविल वॉर, तो अब उन्हीं की बात मानी जानी थी, अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही होनी थी यूएसए के अंदर। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है साइंटिफिक इन्वेंशंस का। साइंटिफिक इन्वेंशंस में कॉटन गिन बनाई जाती है जिन्हें एली विटनी ने बनाया था। इस मशीन का काम ये था कि जो कॉटन के अंदर सीड्स होते हैं उसको इजीली कॉटन से अलग कर देना था। तो इस मशीन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक तहलका मचा दिया, जिससे कपड़ा काफी इजीली बनने लगा। और पहले जो हाथ से लोग कॉटन को सीड्स वगैरह से अलग किया करते थे, अब ये मुश्किलात खत्म हो गई थी। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई थी। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? जो आपके पास कॉटन होता है या कोई और ऊन होता है आपके पास, उससे धागा जो बनाया जाता है, तो पहले वो हाथ से बनाया जाता था और बड़ी मुश्किल के बाद सिर्फ एक ही जो रील होती है धागे की, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक रील बड़ी मुश्किल से बनाई जाती थी। लेकिन इस मशीन ने कमाल ये किया कि इस मशीन के जरिए बहुत सारे धागे आप बना सकते थे, बहुत सारे धागे एक टाइम पर आप बना सकते थे। यहाँ पर आप लोगों को इस मशीन की तस्वीर भी दिख रही है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बहुत सारी लाइंस हैं और हर लाइन के अंदर एक रील लगी हुई है जो कि धागे को स्पूल कर रही है। तो आयरन और स्टील्स की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आयरन और स्टील से अप्लायंसेस बनाने लगे, जैसे कि मशीन्स हो गई हमारे पास, जो कि हाउस होल्ड मशीन्स भी होती हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है, हमारे पास स्टिचिंग मशीन्स होती हैं, ये तमाम चीजें। फिर इसके अलावा शिप्स वगैरह भी इन्हीं आयरन और स्टील से बनाई जाने लगी। बिल्डिंग्स के अंदर आयरन इस्तेमाल होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आयरन इस्तेमाल होने लगा। जैसा कि आज दिन तक आप लोग देखते हैं कि जो आरसीसी के ऊपर बेस्ड घर होता है उसके अंदर सरिया काफी सारा यूज किया जाता है। तो सरिया क्या होता है? वो आयरन ही होता है। इससे जो घर होता है वो काफी मजबूत होता है और डिजास्टर के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं अर्थक्वेक वगैरह से, या अगर कोई फ्लड आ जाता है तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर से आपका जो घर होता है वो महफूज हो जाता है। स्टीम इंजन बनाया गया जिसकी मदद से फिर पावर शिप्स बनाई गई और लोकोमोटिव्स बनाई गई। पावर शिप्स आप लोगों को पता है कि वो शिप्स फिर इंजन की मदद से चलती थी। पहले शिप्स हाथ की मदद से चलाई जाती थी, लेकिन स्टीम इंजन के बाद जो पावर शिप्स बनाई गई वो काफी पावरफुल थी और काफी स्पीड में भी तेज थी। फिर लोकोमोटिव्स बनाई गई। लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? जो ट्रेन वगैरह के आगे जो इंजन लगा होता है उसको हम लोकोमोटिव कहते हैं। तो वहां पर भी स्टीम इंजन का इस्तेमाल होने लगा। दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अमेरिका आप लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से एक भरपूर लैंड थी। वहां पर कोल था, आयरन था, पेट्रोलियम और कॉपर की भरपूर मिकदार मौजूद थी। फिर उसके अलावा यूएसए के पास ग्रेट वाटर पोटेंशियल था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसिसिपी रिवर जो थी, फिर उसकी कई सारी ब्रांचेस थी जो कि पूरे अमेरिका के अंदर सर्व कर रही थी।
तो इस वाटर की मदद से एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकती थी, शिप्स इसमें चलाई जा सकती थी जो कि गुड्स वगैरह कैरी करती थी। साथ ही साथ डैम्स बनाए गए जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई और फिर स्टीम को रिप्लेस कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता है ज्यादा पावरफुल होती है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है बनिस्बत स्टीम के। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक अगला फैक्टर है हमारे पास वाटर है, रेल है। इनसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर इनकलाब आता है। पहले हॉर्स ड्रॉन वैगन्स हुआ करती थी जिसको हम तांगा कहते हैं, उनके ऊपर सामान वगैरह ले जाया जाता था, उनके ऊपर पैगामात जो आपके लेटर्स वगैरह होते हैं वो उन्हीं हॉर्स ड्रॉन वैगन्स की मदद से एक शहर से दूसरे शहर या सिटी के अंदर ही अगर ले जाने होते थे तो उसी हॉर्स ड्रॉन वैगन्स की मदद से ले जाए जाते थे। लेकिन अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाटर का किस तरह से यूज होने लगा, स्टीम बोट्स बन गई थी, रेल्स बन गई थी काफी सारी, तो अब सामान ले जाना भी कोई मुश्किल नहीं रहा था। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के अंदर भी कोई मुश्किल नहीं थी। जो खत पहले महीनों लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए, अब वो ट्रेन की मदद से चंद हफ्तों में ही पहुंच जाया करते थे एक शहर से दूसरे शहर। रॉबर्ट फुल्टन ने पहली स्टीम बोट बनाई थी, ऑल्दो और भी लोगों ने बनाई थी स्टीम बोट, लेकिन और रॉबर्ट फुल्टन ने भी पहले कई दफा स्टीम बोट बनाई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नदी का बहाव जिस तरफ होता है उस तरफ तो शिप मजे से चलेगी, लेकिन उस बहाव के अगर ऑपोजिट चलना शुरू कर दें तो फिर वो स्टीम बोट नाकाम थी। लेकिन अब काफी मेहनत के बाद रॉबर्ट फुल्टन ने बहुत सारी इनोवेशंस करके, मॉडिफिकेशंस वगैरह करके एक ऐसी स्टीम बोट बना ली थी जो कि अपर स्ट्रीम में भी चल सकती थी, यानी कि पानी के खिलाफ भी चल सकती थी, पानी का जो बहाव था उसके खिलाफ भी वो चल सकती थी और काफी सारे गुड्स और रॉ मटेरियल्स भी अपने साथ ले जा सकती थी। इन सब ने क्या किया, इन सब ने जो टर्न पाइक्स थे यानी कि जो कच्चे रास्ते होते हैं, आज भी आप लोग गांव देहातों में जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि कच्चे रास्ते बने हुए होते हैं, उन कच्चे रास्तों को रिप्लेस कर दिया गया, उनका इस्तेमाल कम हो गया। अब रेल और वाटर का इस्तेमाल होने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हेनरी फोर्ड ने गैसोलीन मोटर कार इन्वेंट की तो इससे ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा इजी हो गई, कम्युनिकेशन और ज्यादा इजी हो गई, क्योंकि मोटर कार जो थी वो गैस पर चला करती थी और गैस की तो बहुत ज्यादा भरमार थी अमेरिका के अंदर, तो इस मोटर कार से कन्वीनियंस काफी ज्यादा इजी हो गया था, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मिल गया था लोगों को। फिर राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन्स बनाई जिनको बाद में इंप्रूव करके एरोप्लेन्स वगैरह बनाए गए। इन फ्लाइंग मशीन्स ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया, क्योंकि अब आपके पास ऐसी मशीन्स आ गई थी कि आप तेजी से हवा की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते थे। पहले ऑब्वियसली कई दिन लग जाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन आप लोगों को पता है जब आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो फिर जो 2-3 दिन का सफर होता है वो चंद घंटों में ही आप तय कर लेते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है अबेंडेंट कैपिटल का। होता यह था कि ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जब प्रॉफिट अर्न होने लगा यूएसए को, तो इस प्रॉफिट को देखकर जो बाहर के मुल्क थे उन्होंने यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और इनके अंदर जो मेजर प्लेयर था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका के अंदर, और इस इन्वेस्टमेंट से फिर जो प्रॉफिट अर्न होता था वो फिर मजीद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था, जिससे और ज्यादा प्रॉफिट होता था। इस तरह से अमेरिका के जो दिन थे वो बड़ी तेजी से बदल रहे थे। लेबर सप्लाई अमेरिका के पास बहुत थी। आप लोगों को पता है कि यूएसए ने अपने बॉर्डर्स खोल रखे थे सबके लिए, हर किसी को वेलकम था, कोई भी अमेरिका आकर वहां पर सेटलमेंट ले सकता था। बहुत सारी लेबर फोर्स थी, बहुत सारे माइग्रेंट्स थे अमेरिका के अंदर आ रहे थे, और उनके अंदर काफी सारा स्किल लेबर यूएसए को मिल रहा था। इस वजह से अमेरिका की जो इंडस्ट्री थी उसने और ज्यादा फ्लरिश किया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता है काफी सारे लेबर की जरूरत होती है, और जब उनको अच्छे वेजेस मिले तो लाजमी सी बात है पूरी दुनिया से लोग अट्रैक्ट हुए और अमेरिका आना शुरू हो गए। यही वो वजह है कि हम अमेरिका को नेशन ऑफ द नेशंस कहते हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी नेशंस हैं, पूरी दुनिया से अमेरिका के अंदर लोग आए हैं और वहां पर लोगों ने सेटलमेंट की है। अब ये स्किल लेबर था, ये वेस्टर्न यूरोप से बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर आया। वेस्टर्न यूरोप के अंदर आप लोगों को पता है पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, वहां पर वो लोग पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के मजे लूट चुके थे। अब जब वहां पर
लेबर ज्यादा होता है तो वो लेबर फिर मूव करना शुरू करता है यूएसए की तरफ, ताकि उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। क्योंकि अमेरिका कोई छोटा मुल्क तो था नहीं, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क था और वहां पर बसेरा करने के लिए आज दिन तक भी बहुत ज्यादा जगह मौजूद है। अगला फैक्टर हमारे पास है रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो कॉलोनीज थी हमारे पास, उनके अंदर जो डोमेस्टिक बिजनेसेस थे, जो कॉलोनीज के अंदर बिजनेसेस थे, उनसे अमेरिका ने टैरिफ लेना छोड़ दिया। कहा कि ठीक है, आप लोग नई इंडस्ट्रीज हैं तो आप लोग मेहनत करें, काम करें, हम आपसे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और काम किया यूएसए ने, वो ये कि उसने हाई प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगा दिए इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी कि अब ये एक मुल्क है और ये अमेरिका है। अब यहां से एक प्रोडक्ट अमेरिका आता है, मान ले स्टील आता है, अब स्टील यहां से भी आ रहा है और यहां पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। तो अब लाजमी सी बात है, यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर से आने वाले स्टील को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो उन्हें सस्ता पड़ रहा है। इस तरह से अमेरिका के अपने अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है स्टील की, उसको नुकसान होगा, उसकी स्टील कोई नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन जो इंपोर्ट्स हैं इनके ऊपर प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगा दिए गए, ताकि ये जो बाहर से आने वाला स्टील है इसकी कीमत बढ़ा दी जाए। इसकी कीमत जब बढ़ गई तो ऑब्वियसली लोगों ने फिर अपने मुल्क का स्टील खरीदना शुरू किया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, जो कि आप इंपोर्ट्स पर लगा देते हो ताकि बाहर मुल्क से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत ज्यादा हो जाए और आपके जो अपना प्रोडक्ट मुल्क के अंदर बन रहा है लोग उसको खरीदें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों लोग। फिर लिबरल इमिग्रेशन लॉ थे, मैंने आप लोगों को बताया कि यूएसए ने सबको वेलकम किया हुआ था, कोई भी अमेरिका आ सकता था। इससे अमेरिका को काफी सारा चीप लेबर मिलने लगा। फिर एक और काम किया कि जो 1/3 ऑफ कंस्ट्रक्शन अमाउंट थी रेल रोड्स की, वो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम पे करेंगे। और बाकी अमाउंट कौन पे करेगा, बाकी वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो पे करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत उन्हें ही है। उन्हीं को रॉ मटेरियल चाहिए होता है और लंबे लंबे रूट से उनका वो रॉ मटेरियल आ रहा होता है, तो उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसकी मदद से उनका जो रॉ मटेरियल है वो सेफली फैक्ट्री तक पहुंच सके। तो ये गवर्नमेंट ने अपने जो बिजनेसमैन थे, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी मदद की। फिर एक और काम ये किया अमेरिका ने कि अपने लोगों को उसने सस्ती लैंड प्रोवाइड करना शुरू कर दी। सस्ती लैंड से ये होगा कि बिजनेसेस करेंगे लोग, और बिजनेसेस से जो प्रॉफिट आएगा, लाजमी सी बात है, एक मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है उसके अंदर कॉपरेशन होगी उन बिजनेसेस से। फिर अमेरिकन कॉरपोरेशंस का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, वो ये कि परमानेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको अगर आप लोग कंपेयर करें एंटरप्रेन्योरशिप से या पार्टनरशिप से या लिमिटेड कंपनीज वगैरह से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कॉरपोरेशन होती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है और वो एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकती है। वो कैसे कि जो कॉरपोरेशन होते हैं वो इशू करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, स्टॉक्स वगैरह होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो इनको खरीदते हैं और कॉरपोरेशन को जो इससे पैसा मिलता है वो कॉरपोरेशन पैसा अपने एक बड़े बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज सम्स के अंदर निकलती है, यानी कि थोड़े थोड़े पैसे आपने जमा किए लोगों से और बहुत सारे जब पैसे आपके पास जमा हो गए तो आपने इन्वेस्ट कर दिए वो कहीं पर। फिर हमारे पास स्पीडी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। इसके अंदर सैमुअल F.B. मोर्स ने टेलीग्राफ इन्वेंट किया, जो कि 8 टाइम्स फास्टर था एक लेटर पोस्ट करने से। 8 टाइम्स फास्टर का यह मतलब होता है कि पहले जो लेटर हफ्तों में पहुंचा करता था एक शहर से दूसरे शहर, अब वो चंद घंटों की मार थी। अब चंद घंटों के अंदर ही आप कोई लेटर यहाँ पर टाइप किया आपने और उसको ट्रांसफर कर दिया और अगले शहर वो लेटर चंद घंटों में ही पहुंच जाएगा। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तार का कॉन्सेप्ट होता है, टेलीग्राफ की एक मशीन होती है, उसके अंदर एक टाइप राइटर लगा हुआ होता है, उस टाइप राइटर पे आप अपना लेटर टाइप करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हमारे पास 1835 में जो न्यूज़पेपर थे अमेरिका के अंदर वो पहले कम हुआ करते थे, लेकिन 1835 में 1258 टाइप्स के जो न्यूज़पेपर थे वो अमेरिका के अंदर पब्लिश होने लगे और उनकी 90 मिलियन कॉपीज अमेरिका के अंदर सर्कुलेट होने लगी। इससे कम्युनिकेशन के अंदर बहुत
तेजी से इजाफा हुआ, लोगों को खबरें बड़ी तेजी से मिलने लगी। मार्च 1876 के अंदर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। टेलीफोन तो आप लोगों को पता है कि फिर हर चीज के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए और बहुत तेजी के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीली आ गई और एक रेवोल्यूशन आ गया कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसके अंदर सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे पास जो आता है वो इंक्रीज इन मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास के अंदर अब जो लोअर क्लास होती हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो बेहतर हो जाती है, उनके पास पैसा आने लगता है, साथ ही साथ जो उनकी कंजम्पशन होती है और स्पेंडिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लोग बेटर लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब उनके यहाँ राइज हो जाता है। तो इस तरह से जो गरीब होते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते नहीं हैं। जो लोग जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल होता है वो लोअर क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि जॉब्स उनको मिल गई थी अब, और डिमांड्स और सप्लाईज के अंदर इंक्रीज हो गया था। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होंगी तो सप्लाईज भी ज्यादा करनी पड़ेंगी इंडस्ट्रियलिस्ट को। जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं पहले कम बनाते थे, अब जब डिमांड ज्यादा होगी तो वो लाजमी सी बात है फिर प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएंगे। फिर उर्बनाइजेशन का एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास, जैसे कि फैक्ट्रीज आप लोगों को पता है ज्यादा होने लगती हैं, तो जो शहर होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं। और ये ग्रोथ जो होती है एक सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस क्या होता है? अब देखें, जो बैंक्स होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो उन फैक्ट्रीज को सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। फैक्ट्री को कोई लोन चाहिए तो वो बैंक से लेगा, और अगर उसको कोई नुकसान वगैरह का खतरा है तो इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योरेंस करवाएगा। तो जब फैक्ट्रीज बनेंगी तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स भी उसके आसपास बनने लगेंगे। साथ ही साथ वेयर हाउसेस भी बनेंगे ताकि इंडस्ट्री की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। तो जब यहाँ पर फैक्ट्री फ्लरिश करेगी तो फिर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और जब वो जॉब्स क्रिएट होंगी तो उनसे बहुत सारा जो लेबर है वो अट्रैक्ट होगा और लोग गांव देहातों से उठकर शहर की तरफ आएंगे। तो ये उर्बनाइजेशन का जो फिनोमेनन है वो यहाँ पर इमर्ज होने लगता है। प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं। वाटर सोर्स का मसला आता है कि भाई वाटर कहां से आएगा, क्योंकि वाटर अगर आ भी रहा था तो फिर वो क्लीन रहता नहीं था। इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल्स थे वो उस पानी में जाया करता था, तो इससे कॉन्टेमिनेशन और सैनिटेशन का खतरा होता था। साथ ही साथ शहर के अंदर जब ओवर क्राउड होगा तो फिर क्राइम रेट भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगी, डिप्रेशन भी बढ़ेगी, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है ना वो शहर के अंदर फैलेंगी। स्लम्स जो थे उनको रिप्लेस कर दिया अर्बन पीपल ने। स्लम्स क्या होते हैं? ऐसी सोसाइटीज होती हैं, छोटी छोटी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं। लेकिन अब शहरों के अंदर मिडिल क्लास लोग आ गए थे, अर्बनाइजेशन हो रही थी, तो जो गरीब लोग थे वो मजबूर हो गए और वो जगह छोड़ दी उन्होंने और अपने लिए एक नई जगह तलाश करने लगे जो कि उनको सूट करे, क्योंकि शहर अब गरीब लोगों को सूट नहीं कर रहा था और ना ही वो उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। अगला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो जॉबलेस पुअर एंड आइडल रिच का पड़ता है। यहाँ पर रिच आइडल क्लास जो होती है, जो अमीर तबका होता है, वो लिटरेचर के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर और पॉलिटिक्स वगैरह जैसे जो शोबे होते हैं इनके ऊपर वो हेजमनी कायम कर लेती है। लिटरेचर का मतलब है कि पढ़ाई वगैरह जो होती है, एजुकेशन जो होती है वो काफी महंगी हो जाती है और अब एक गरीब बंदा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। फार्मिंग भी आप लोगों को पता है कि जो गरीब आदमी है, लाजमी सी बात है, वो किसी अमीर आदमी के नीचे काम करेगा ना। लैंड जो ओन करेगा वो एक अमीर आदमी ही होगा और उस पर काम बोलेगा गरीबों की मदद से, क्योंकि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो अब खत्म हो गया था, जो पहले फ्री में काम करते थे। फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी अमीरों का राज था, क्योंकि उन्होंने पहले पॉलिटिक्स में आके काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। बहुत सौ ने तो करप्शन वगैरह भी की थी, लेकिन उस टाइम को इतना चेक्स एंड बैलेंसेस का जो कॉन्सेप्ट था वो था नहीं, इतना कोई मैकेनिज्म था नहीं चेक्स एंड बैलेंस का, तो लोग करप्शन वगैरह करके काफी पैसे जमा कर लेते थे। अब जिन पॉलिटिशियंस ने पैसे जमा किए हुए थे वो अपने बच्चों को फिर अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, और जब वो अच्छे स्कूलों में पढ़कर एजुकेशन हासिल करके आ जाएंगे तो फिर अपने ही बच्चों को आगे पॉलिटिक्स में ले आएंगे। इसको कहते हैं हेरिडिटरी पॉलिटिक्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो अमीर तबका है उसकी हेजमनी कायम हो जाती है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इसकी बहुत सारी मिसालें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। इनकम डिस्पैरिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि लाजमी सी बात है गरीब बंदा कम कमा रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, अमीर आदमी मेहनत भी कम कर रहा है
लेकिन पैसे ज्यादा कमा रहा है। ये इनकम डिस्पैरिटी है, यानी कि इनकम का जो तवाजुन है वो बरकरार नहीं रहता। किसी को उसके काम के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाहों पे चल रहा है मामला। क्योंकि आप लोगों को पता है अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करता है एक बंदा और फिर वो लेबर हायर करता है। और इसी कॉन्सेप्ट को आकर कम्युनिज्म ने चैलेंज किया था कि भाई इनकम डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, जो बंदा जितना काम कर रहा है उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए। मास पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गरीब आदमी जब कम पैसा कमा रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, तो वो गरीब ही रहेगा और अमीर होता चला जाएगा। इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी लोगों की। औरतों के ऊपर और फैमिली ओरिएंटेड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि औरतों को भी जॉब्स मिलने लगी थी। उनको एज अ टाइपिस्ट, एज अ टेलीफोन ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की, साथ ही साथ कंपाउंडर वगैरह की उनको जॉब्स मिलने लगी थी। साथ ही साथ फीमेल नर्सेस की जो जॉब्स थी वो भी औरतों को मिलने लगी। इन जॉब से क्या होता है कि औरतें जो सोशली और इकोनॉमिकली पहले सप्रेस्ड होती थी, जो मोहताज होती थी कि वो उनका शौहर उनको लाकर खिलाएगा पिलाएगा, उनकी देखभाल करेगा, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा था। औरतें सोशली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही थी। और सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं हुई, फिर फैमिली ओरिएंटेड लाइफ पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि शादियां देर से होने लगी। अब जब शादियां देर से होंगी, अब जब बच्चे संभालने का टाइम वैसे ही नहीं होगा उनके पास, तो बच्चे भी कम पैदा करेंगे वो। तो ये 2 बच्चे सबसे अच्छे की पॉलिसी यहां से निकली। और जब बच्चे संभालने का टाइम नहीं है तो फिर शादियां भी देर से होने लगी। इससे फैमिली जो सिस्टम था उसको काफी नुकसान हुआ। और आज दिन तक भी अमेरिका इस बात को मानता है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो काफी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। क्योंकि जब आप 2 बच्चे सबसे अच्छे की पॉलिसी अपनाते हैं तो आपकी जो नेशन है वो सुकड़ने लगती है, आपकी नेशन कम हो जाती है बहुत ज्यादा। ये पॉलिसी अमेरिका के साथ साथ और भी कई लोगों ने अपनाई कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। अगर आप अरब कंट्रीज की मिसाल लें तो अरब कंट्रीज के अंदर जो मिस्र है, लीबिया है, वहां पर हमारे पास और बहुत सारे ममालिक हैं। आप लोग देखते हैं कि आज वहां पर अरेबियंस का राज है। वहां पर अरबी लैंग्वेज बोली जाती है और काफी सारे लोग आपको वहां पे अरब्स मिलेंगे। लेकिन पहले तो अरब्स नहीं थे ना, पहले तो अरब सिर्फ जद्दा में थे। लेकिन जब अरब्स मुसलमान हुए हैं तो वो फिर वहां पर जब गए हैं, हिजरत की उन्होंने वहां पर, तो वहां पर उन्होंने शादियां की और बहुत सारे बच्चे पैदा किए। क्योंकि इस्लाम का तो यही मानना है कि अपनी फैमिली को इंक्रीज किया जाए। इससे आपके पास मैन पावर आती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो मैन पावर है वो किसी भी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो दुनिया के कई सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी नजर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक ही है और वो है मैन पावर। तो इस तरह से अमेरिका को नुकसान हुआ काफी ज्यादा और आज दिन तक वो इस नुकसान को भुगत रहा है। तो औरतों के अंदर अवेयरनेस आई। इस अवेयरनेस के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े और कुछ पॉजिटिव भी पड़े। पॉजिटिव ये कि उन्हें अपने राइट्स की पहचान हुई। औरतों ने फिर अपने राइट्स के लिए कैंपेन्स की। और आप लोगों को पता है कि 1920 के अंदर औरतों को वोटिंग राइट मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अमेरिका के लिए। और इसकी जो मूवमेंट चली थी उसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव थी वो इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शुरू हुई। अगला जो इम्पैक्ट पड़ा वो बिग बिजनेसेस मोनोपोलीज का पड़ा। हुआ ये कि बहुत सारे जो बिजनेसेस थे जो फ्लरिश कर गए थे, जिन्होंने अपनी जगह बना ली थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अच्छी सैलरीज देकर मास्टरमाइंड्स को हायर किया ताकि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि मार्केट के अंदर उनका कोई कॉम्पिटिटर ना रहे। तो उन्होंने एक और काम भी किया, एक और चाल भी चली, वो ये कि जो स्मॉल बिजनेसेस थे सेम कैटेगरीज के, यानी कि अगर बड़ा बिजनेस शैम्पू बना रहा है और छोटा बिजनेस अगर शैम्पू बना रहा है, छोटी फैक्ट्री कोई शैम्पू बना रही है, तो बड़ी कंपनीज ने क्या किया, उस छोटी कंपनी के शेयर्स परचेज करना शुरू कर दिए। अब आप लोगों को पता है कि जब 51% शेयर्स किसी के हाथ में आ जाते हैं तो उसके पास फिर पावर्स आ जाती हैं, पॉलिसी मेकिंग की पावर्स आ जाती हैं, वोटिंग पावर्स आ जाती हैं। इस तरह से आप इनडायरेक्टली छोटे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम हुआ अमेरिका के अंदर। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बनाने के लिए ये चालें चली। उसकी वजह क्या थी, ताकि जो प्राइसेस हैं उनको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज की कीमत तय कर सकें। अगला जो इम्पैक्ट पड़ा वो रोड टू इंपीरियलिज्म का था। क्योंकि अमेरिका के अंदर अब वास्ट प्रोडक्शन हो रही थी, तो अब उसको एक ऐसी मार्केट की जरूरत थी जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके। उसके लिए फिर अमेरिका ने इंपीरियलिज्म का रास्ता अख्तियार किया। ऑल्दो ये डायरेक्ट इंपीरियलिज्म नहीं थी,
डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन जरूर थी। वो कैसे थी, इसको हम जब अगला लेक्चर बनाएंगे इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिका एक मेजर पावर के तौर पर उभरा, जो कि सरासर इंडस्ट्रियलाइजेशन का तोहफा था अमेरिका के लिए। तो इसमें हुआ क्या था कि जो अमेरिका प्रोडक्ट्स बना रहा था, उनकी जो डिमांड्स थी वो कांस्टेंट थी, क्योंकि लाजमी सी बात है एक मुल्क के अंदर एक हद तक ही आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ना लोग, लेकिन जो प्रोडक्शन थी वो ज्यादा हो रही थी। इसीलिए अमेरिका को एक और मार्केट की जरूरत थी ताकि वहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी वजह से अमेरिका ने अपने कॉन्टिनेंट से निकलकर आउटसाइड मूव करना शुरू किया। और जब आप किसी और कंट्रीज में जाएंगे, वहां पर भी आपको अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना है, वहां पर भी मोनोपोलीज की पॉलिसी आपने कायम रखनी है। तो वहां पर भी अमेरिका ने यही काम शुरू किया, वहां की डिमांड को, सप्लाई को और प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू किया अमेरिका ने। अगला जो इम्पैक्ट पड़ा वो राइज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का पड़ा। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर अमेरिका को मिला जो कि आज पूरी दुनिया में माना जाता है। वो ये कि देखें, एक कंपनी होती है, एक बिजनेस होता है, उसके अंदर जो मेन होते हैं वो सीईओ होते हैं, जिनमें जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल मैनेजर होता है। इनका काम होता है ओपन एक्शंस, यानी कि ये सिर्फ बैठकर बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई ये काम कर दो। अब वो काम कैसे करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिसी यही बनाते हैं। और इनसे जो नीचे होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके शेयर्स खरीदते हैं, ताकि जब आपके प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, उनको वो रीसेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये एक स्ट्रक्चर मिला, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, लिमिटेड कंपनीज के अंदर इजाफा होने लगा अमेरिका के अंदर। नाइन्थ इंपैक्ट जो पड़ता है वो राइज ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन होता है। अब लाजमी सी बात है, जब अमेरिका अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाएगा और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा, तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई, अमेरिका भी कोई मुल्क है। क्योंकि इससे पहले अमेरिका की इतनी ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, अमेरिका एक बैकवर्ड कंट्री था। अब अमेरिका जो है वो फॉरेन अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होने लगा था, इसीलिए अमेरिका को रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी। और काफी कंट्रीज ने अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट भी किया, जो कि पाकिस्तान में भी आप लोग देख सकते हैं, इंडिया में भी देख सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का एक अपना रिलीजन था जो कि कैथोलिज्म था, फिर उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी वैल्यूज थी। एक मयार सेट कर दिया था उन्होंने, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया था। मिसाल के तौर पर खूबसूरती का क्राइटेरिया, तो औरतों ने जीन्स वगैरह पहननी शुरू कर दी, और जो है ना आई लाइनर यूज करने शुरू कर दिए, मेकअप और बालों में डाई करना शुरू कर दिया। ये एक खूबसूरती का मयार सेट कर दिया अमेरिका ने। तो अब जब तक कोई इस मयार को नहीं पहुंचता, हम उसको खूबसूरत नहीं मानते। तो ये एक राइज ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन होता है। 10th इंपैक्ट जो पड़ता है वो अमेरिका का राइज एज अ वर्ल्ड पावर पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि पहले जो है अमेरिका वो फॉरेन अफेयर्स के अंदर कम इंटरवीन करता था, लेकिन रूजवेल्ट ने अपनी फॉरेन पॉलिसी दी कि भाई स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, यानी कि लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छे रिलेशंस बनाओ लोगों के साथ, लेकिन अगर कोई आपके साथ थोड़ा सा भी अड़ी करता है तो एक बड़ा डंडा आपके पास होना चाहिए ताकि आप अगले की पिटाई लगा सको। इसीलिए फिर रूजवेल्ट ने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट शुरू की, फॉरेन अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू किया, इंटरवीन करना शुरू किया। फिर जो डोमिनिकन रिपब्लिक्स थे उनके अंदर अमेरिका ने फाइनेंसेस किए और वहां पर सेम वही पॉलिसी अपनाई जो कि ब्रिटिश ने अपनाई थी, बिजनेस के जरिए अगले मुल्क में एंटर होना और फिर उस मुल्क को कंट्रोल करना। यही काम अमेरिका ने किया। बिजनेसेस के जरिए वो दूसरे ममालिक में एंटर हुआ और उनको फिर स्टेबिलिटी के नाम पर उनको यूरोपियन पावर से आजाद करवाया। इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए को हम देखेंगे। तो इन एक्शंस ने अमेरिका को एज अ वर्ल्ड पावर शो ऑफ किया। दुनिया को पता चलने लगा कि भाई अमेरिका भी एक राइजिंग पावर है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से अमेरिका एक वर्ल्ड पावर के तौर पर इमर्ज होने लगा। अब हम देख लेते हैं कुछ लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस। इसके लिए एक लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उस फाइल को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर मैंने कुछ मेजर इन्वेंशंस दी हुई हैं, तो उन इन्वेंशंस को आप लोग पढ़ें, देखें कि क्या क्या इन्वेंशंस और हुई थी अमेरिका के अंदर। उसमें बहुत सारी इन्वेंशंस हुई थी, हमने कुछ ही डिस्कस की है। ऑब्वियसली हमें एक एनालिसिस बिल्ड करना होता है ताकि हम सीएसएस या यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें।
सकें। लेकिन अगर आप लोग और पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग वो लिस्ट जरूर देखें और उस लिस्ट की मदद से आप लोग और पॉइंट्स बनाएं। तो हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एनेबल करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।